हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। अभी जो है हम लोग यहाँ पर जो है लेक्चर नंबर 5 में मोल कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। एटॉमिक मास और मोल को समझने के बाद, उस पर क्वेश्चंस करने के बाद, आज का जो टॉपिक है कि एटॉमिक मास क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे मास जो है पीरियड टेबल में आप देखते होंगे तो फ्रैक्शन में, पॉइंट में लिखे जाते हैं। जैसे क्लोरीन का मास जो है आपका 35 पॉइंट, क्लोरीन का मास कितना 35.5 लिखा जाता है। कॉपर का मास जो है 63.5 दिखाता है। आखिर ये 0.5 कहां से आता है, या आप जब भी कभी किसी एलिमेंट का मास देखते होंगे, एग्जैक्ट मास नंबर नहीं लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ पॉइंट में लिखा हुआ है। क्योंकि रीजन ये है ना कि पीरियड टेबल में आप जानते हो कि हर एलिमेंट का, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो आइसोटोप सकते हैं। व्हाट इज द आइसोटोप? आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। मतलब एलिमेंट सेम ही है, एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है, बट जो है मास नंबर अलग अलग है। और ऐसे जो चीजें जो इसका एलिमेंट जो है सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो, ऐसी चीजों को जो है आइसोटोप बोलते हैं। और उनके मास के लिए, क्योंकि आप देखो एक ही एलिमेंट के कई सारे एटम्स हैं, तो उनके मास को जो है हम एवरेज मास में मेजर करते हैं, क्योंकि एवरेज मास निकालना पड़ता है वहां पे। जैसे एवरेज नंबर कब निकालते हो? जब कई चीजों के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो आप क्या निकालते हो? आप एवरेज निकालते हो। वही सीन यहां पर है। कोई कैसे जो है ये मास फ्रैक्शन में आता है, क्यों एवरेज निकालते हैं? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ कि एलिमेंट के कई सारे आइसोटोप होते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एवरेज एटॉमिक मास। बेटा ये टॉपिक पे आपका जो क्वेश्चन है जो है जेई मेंस में भी आ चुका है, नीट 2017 में आ चुका है, और साथ में एडवांस में भी आ चुका है। तो रिपीट तो शायद ना हो, स्कूल में भी क्वेश्चन दे देते हैं, रिपीट तो शायद ना हो, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। मान लो कभी सामना हो जाए तो हमें आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स है, उस एक्स एलिमेंट के कितने आइसोटोप हैं? 3 आइसोटोप। कितने आइसोटोप हैं? 3 आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर सेम है, मास जो अलग अलग है। मैं मान लेता हूं m1 मास है। ऐसे ही एलिमेंट सेम है, मास कितना है? m2। ऐसे ही एलिमेंट सेम है, मास कितना है? m3। पहले हम एक फार्मूला बना लेते हैं। फिर ऑब्वियस बात है कि हर आइसोटोप जो है नेचर में अलग अलग परसेंटेज में एग्जिस्ट करता होगा। जैसे आप जानते हो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 मेनली एग्जिस्ट करता है, 99% एग्जिस्ट करता है कार्बन 12, जो आप सब जानते हो कार्बन का मास 12 होता है, क्योंकि 99% वही है कि नहीं? तो जिसका परसेंटेज हाई होगा तो डोमिनेट करेगा ही करेगा। लेकिन साथ में कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। तो वैसे ही मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, उसका मास जो ये है, और नेचर में जो परसेंटेज ऑफ एबंडेंस है, परसेंटेज ऑफ एबंडेंस है कि नेचर में हमारे पास कितना है। मैं मान लेता हूं ये x1% है, ये x2% है, और ये कितना है? x3% है। ठीक है, तो आप जानते हो सीधा एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि मान लेते हैं m1 मास जो है x1 लोगों का है, m2 मास x2 लोगों का है, और m3 मास x3 लोगों का है। तो एवरेज क्या होता है? नेट सम, नेट ऑफ बोलो सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, सब जानते हो। तो एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज मास जो आपका हो जाएगा है ना, एवरेज मास यहां से अगर आप निकालो तो क्या आएगा? m1x1 जो है m1 जो है x1 लोगों का है, m1x1 मास हो गया, प्लस m2x2 क्योंकि m2 मास किसका है? x2 लोगों का है, प्लस m3x3 जो कि कितने का मास है? x3 लोगों का है। और आप जानते हो नीचे क्या आएगा? नंबर कितने लोगों का है? x1 प्लस x2 प्लस x3, और परसेंटेज है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का परसेंटेज का सम कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। आप जानते हो मान लेते हैं 20% है, 40% है, कितना है आपका? 40% कितना आ जाएगा? नेट आपका आ जाएगा 100। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका m1x1 m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाई 100। और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट, और यहीं से जो है ये बात ड्राइव भी होती है क्लोरीन का मास, जो कि क्लोरीन का मास क्या होता है? एग्जाम्पल है क्लोरीन आपका 35, 2 आइसोटोप होता है, इसका जो परसेंटेज है लगभग कितना है? 75% एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही क्लोरीन 37 है, इसका कितना होता है? लगभग 25% होता है। अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से क्लोरीन का जो एवरेज मास आएगा एम एवरेज, वो कितना आ जाता है? वो आपका हो जाता है यहाँ पर 35.5। तो यहां से आपका जो है 35.5, अगर ये एटॉमिक मास है तो यहां से एमयू में लिखोगे, अगर ये एक मोल का मास लिख रहे हो तो ग्राम में लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका यहां तक जो है क्लियर हो गया। ऐसे ही जो भी आप फ्रैक्शन में मास देखते हो सब एवरेज मास है, सभी एवरेज मास में लिखे गए हैं। ठीक है, तो किसी का मास जो है, जाहिर सी बात है, अगर जो है जो ज्यादा होता है उसी के आसपास आंसर आता है, जो ज्यादा परसेंटेज होगा उतना ज्यादा नंबर होगा। बोलो है क्या? जैसे यहाँ पे क्लोरीन का मास परसेंट कितना है? 75, इसका कितना है? 25, तो इसका आंसर भी किसके पास आएगा? 35 के पास आएगा। किसके पास आएगा? 35 के पास। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज मास हमने निकला सीखा।
निकालना सीख लिया यहाँ पर। तो बड़ा आसान पार्ट है, इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम करें, जल्दी से इसको नोट करो, सिंपल सा एक क्वेश्चन करें। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो है मान लेते हैं बोरान लेते हैं। बोरान जो है आप जानते हो, बोरान के दो आइसोटोप मैं आपको देता हूँ। बोरान है, बोरान के दो आइसोटोप है, एक है बोरान 10 और एक है बोरान 11। तो ये हो गया। मैं परसेंटेज देता हूं, इसका दिया हूं 80% और इसका दिया हूं बोलो 20% परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। तो आपको जल्दी से बताना है इसका एवरेज मास क्या होगा, जल्दी से निकाल के आंसर में कमेंट करो और फिर उसके बाद जो है आप इसको जो मैच करो कि क्या आपका सही आया है क्या। ओबियस बात है, एनालाइज किया जाए 80% कौन है 11, आंसर किसके आसपास आने वाला है 11 के आसपास आने वाला है। एक बात हमेशा याद रखना, एवरेज नंबर कभी भी मिनिमम से कम नहीं होता और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होता, मतलब दोनों के बीच में आंसर आएगा, दोनों के बीच में आएगा। और नियरली बाय किसके आएगा, नियर बाय किसके आएगा 11 क्या आएगा। तो अगर आपको ऑप्शन दिया है तो आप फटाफट वहां से एलिमिनेट कर सकते हो। जल्दी से अगर सॉल्व करें इसको तो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई यहां से आ जाएगा आपका 100। सॉल्व किया जाए m1x1 हो गया, कितना आ गया 200 डिवाइड बाई 880, यहां से क्या आ गया 100। और इसको सॉल्व किया जाए तो यहां से आ जाएगा आपका 1080 डिवाइड बाई 100 10.8। तो देखो आप यहां से आराम से आपका आ गया 10.8, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी था कि आंसर किसके आसपास आएगा 11 के आसपास आएगा, क्योंकि 80% कौन है 11 ही है। ठीक है, तो यहां से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसा नीट में आया हुआ था। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह से बेटा आपका ये पार्ट आराम से आई होप क्लियर हो गया है। कोई दिक्कत है आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं आपको वापस, जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चैप्टर हो, कोई टॉपिक हो, आप मेंशन करो। केमिस्ट्री के अंदर पूरी केमिस्ट्री में आपको जरूर सोल्यूशन दूंगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद बेटा अब इस पार्ट को समझने के बाद हमने एवरेज एटॉमिक मास समझ लिया। अब आता है कि एक और पार्ट होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वो भी गैसियस मिक्सचर। एक चीज हमेशा रखना, जो भी गैस हम यहाँ लेंगे, जो भी गैस लेंगे वो कैसा लेंगे नॉन रिएक्टिंग गैस। कैसा होगा नॉन रिएक्टिंग गैस। अगर गैस रिएक्ट कर गई तो दिक्कत है, नॉन रिएक्टिंग गैस। ठीक है, हम लोग लेंगे यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर, क्योंकि नॉन रिएक्टिव बोलने से फायदा ये है क्योंकि आप रिएक्ट करने के बाद है ना तो जो है कुछ और चीजें बन जाती हैं वहां पे, तो आपको वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, बाकी तो आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। ठीक है, इसको देखिए अगर हम, तो यहां से क्या आ जाएगा, मैं मान लेता हूं एक कंटेनर है, एक कंटेनर में बहुत सारी गैस रखी है। ऐसे मान लेता हूं, अब O2 N2 जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, O2 है N2 है, आपको लगता होगा O2 N2 रिएक्ट करके N2 बना लेते हैं, इतना आसान नहीं होता है, बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और मान लेता हूँ H2 है। ठीक है, इस तरह से अब H2 और O2 भी इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करते। ऐसा होता तो हर कोई पानी बना के घूम रहा होता है ना, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, दो बैरियर होते हैं, एनर्जी बैरियर और कोलिजन बैरियर। आपको आगे पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स में, है ना, पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत आसानी से। ठीक है, तो बताओ मान लेते हैं O2 का जो नंबर ऑफ मोल है कितना है N1 है, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है N2 है, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है N3 है। भाई O2 के N1 मोल है, N1 मोल है। ठीक है, N2 के N2 मोल ये हो गए आपके, और ये N3 मोल हो गए। ये मोल दिया हुआ यहाँ पे O2 के N1 मोल है और N2 के जो है H2 के N3 मोल है। अब बताओ इसका मास कभी निकालना, आपको नेट मास निकालना हो। एवरेज मतलब क्या हो गया, नेट मास डिवाइड बाई नंबर, सीधी सी बात है। नेट मास क्या हो जाएगा, इसका मास, एक मोल का मास कितना होगा 32 ग्राम, इसका एक मोल का मास होगा 32 ग्राम, इसका एक मोल का मास कितना होगा 28 ग्राम, इसका एक मोल का मास कितना होगा 2 ग्राम। ये एक मोल का मास, N1 मोल का मास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां से जो फॉर्मूला बनता है, पहले आपको फॉर्मूला देता हूं, यहां से जो M एवरेज का फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका M1 मोलर मास आपका यहां से मल्टीप्लाई बाई N1 नंबर ऑफ मोल, क्योंकि M1 किसका है, एक मोल का मास है, N1 नंबर ऑफ मोल प्लस M2 इंटू N2 प्लस M3 इंटू N3 डिवाइड बाई नेट मास हो गया, ऊपर नेट मास हो गया, डिवाइड बाई नंबर, टोटल नंबर N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ 100 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ परसेंटेज नहीं है। अगर परसेंटेज होता तो आप 100 ले सकते थे। अगर आपको मान लीजिए मोल परसेंट दिया हुआ है तो आप 100 ले सकते हो, या वॉल्यूम परसेंट दिया है तो वहां से आप 100 ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपका आसानी से कितना आ गया, यहाँ से आ गया है ना आपका M1 N1, और उसको आप सॉल्व करो अगर
मैं मान लेता हूं यहाँ पर इसके 2 मोल दिए हैं, इसके 3 मोल दिए हैं और इसके 1 मोल दिया है। आपको मास निकालना है तो यहाँ से देखो 2 मोल कितना हो जाएगा, 32 ग्राम है 1 मोल का मास, 2 मोल कितना हो जाएगा 64 ग्राम, प्लस इसका बताओ 28 आपका 1 मोल का है, 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, यहाँ से आप अगर सॉल्व करो 84 है ना, और उसके बाद 84 ग्राम हो गया आपका N2 का, और यहाँ से कर दिया 2 ग्राम आपका हो गया H2 का, डिवाइड बाई 3 + 2 + 1, 2 + 3 + 1, इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 और 4 0 और 8 6 14, 14 8 15 डिवाइड बाई 6, और यहाँ से अगर सॉल्व कर लें तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा 25 ग्राम। कितना आ गया, 25 ग्राम। तो ये देखो आप यहाँ से बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। 64 इधर फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 और 4 0 1, 8 और 6 कितना हो गया 14, और 14 8 15 डिवाइड बाई नेट नंबर कितना हो गया आपका 6, 25 ग्राम यहाँ से आ गया, है ना। तो इस तरह से बेटा, तो आपको आई होप 2 कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गए कि एवरेज एटॉमिक मास कब यूज करते हैं और जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस मिक्सर कब यूज करते हैं। तो दोनों का आपने जो है यहाँ पे आसानी से यूज कर लिया, ठीक है बेटा। तो हम लोग मिलते हैं एक पार्ट में। नॉन रिएक्टिंग बोलने का एक फायदा है अपने आप में, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने आपको इसमें एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास समझा दिया है। आई होप जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम करते हो आप मुझे मेंशन करो, आपका चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, आप मुझे मेंशन करोगे तो मैं आपको बहुत जल्दी यहाँ सोल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बच्चों मिलते हैं, बाय बाय।